हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए। सेशन को करेंगे हम लोग स्टार्ट। कम ऑन, जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए। चलो, वेरी गुड रविंद्र। नमस्ते नमस्ते अमित। चलो, तो करते हैं अपन सेशन को स्टार्ट। देखो, ये पहला टॉपिक जो हमारे सामने आ रहा है वो पॉपुलेशन बॉम्ब से रिलेटेड टॉपिक सामने आ रहा है। तो आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे उसके बारे में पहले मैं आपको आइडिया देता हूँ। एक पॉपुलेशन बॉम्ब, हमारी पॉपुलेशन काफी तेजी से जो है वो बढ़ रही है, राइट। और एक कुछ थ्योरी सामने आई है जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो 2030 2050 तक बढ़ेगी। उसके बाद फिर एक डिक्लाइन हम लोग को 2100 तक जो है वो देखने को मिलेगा। तो कुछ ज्यादा कुछ खास काम की चीजें नहीं है, बट जो जो चीजें हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये टॉपिक एक बार पहले भी जो है वो रिपीट हो चुका है। 7 जो बिग कैट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट, उनको कंजर्व करने के लिए ये बेसिकली अलायंस इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक यूनियन जो है वो बना है, एक बेसिकली ग्रुप जो है वो तैयार हुआ है। तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जा रही है। फिर हम लोग एक आर्टिकल 371F के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। और ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिक्किम से रिलेटेड ये आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मुद्रा योजना के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेट किया है खेलो इंडिया गेम सर्टिफिकेट्स को डिजी लॉकर के साथ। तो डिजी लॉकर के बारे में आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग यूज भी करते होंगे डिजी लॉकर को। फिर एक मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम एक हम लोग को देखने को मिल रहा है। काफी अच्छा प्रोग्राम है विलेजेस को फेमस करने का, कि मेक योर विलेज फेमस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 75 ईयर्स पूरे हुए हैं, तो WHO के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल प्राइस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है कुछ फैक्चुअल सा टॉपिक है, तो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और नया यूरेनियम आइसोटोप जो है वो डिस्कवर किया है फिजिसिस्ट ने, तो इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर को जो है वो कंप्लीट हुए हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड भी एक टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन ह्यूमन कंपोस्टिंग, मानव खाद, तो ये एक अच्छा टॉपिक सामने आ रहा है, पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय अ ब्लॉक्ड अमाउंट, तो ये एक अच्छा आर्टिकल है, ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 3, तो जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने साइन किया है 95 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देन हम लोग को देखने को मिल रहा है द ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन मिशन। तो आपको पता है ना कि स्पेस में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो इससे रिलेटेड काफी अच्छी एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। काफी सारे टॉपिक हैं। जीनोम मतलब अ कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीनोम। डीएनए का कंप्लीट सेट जो हम लोग को देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड जीनोम। तो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है। देन वी विल डिस्कस अबाउट गज उत्सव। गज एलिफेंट को बोलते हैं ना, गज। तो गज उत्सव 2023 30 साल जो है वो कंप्लीट हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर को भी, तो इसको हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा, बने रहो। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बताते जा रहा हूँ नोट्स के तौर पर, वो लिखते जाओ और सिलेक्शन पाओ, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, पॉपुलेशन बॉम्ब। तो देखो न्यूज क्या बता रही है। इन अर्थ फॉर ऑल मॉडलिंग टीम, यानी कि द अर्थ फॉर ऑल मॉडलिंग टीम ने पब्लिश किया है, पब्लिश देयर प्रिडिक्शन अबाउट द वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। तो इन्होंने वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में एक रिपोर्ट सामने रखी। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड जो पॉपुलेशन बॉम्ब है, ये क्या सिग्निफाई करता है, ये क्या बताता है? अ ग्रिम सिनेरियो दैट वार्न्स ऑफ पेरिल्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन लाइक मास स्टारवेशन एंड एनवायरमेंटल डिटेरियोरेशन। मतलब ये जो वर्ड है पॉपुलेशन बॉम्ब, ये देखो, बॉम्ब अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो कि एकदम कंसर्न कर देता है, चिंता जो है वो आ जाती है। बॉम्ब के नाम सुनकर एक अलर्ट हो जाती है, अरे बॉम्ब। और आपको पता है बॉम्ब जब फटता है तब क्या होता है?
डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान जो है वो होता है कि नहीं होता? बॉम्ब जब फटता है तो नुकसान होता है। तो ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन बॉम्ब का मतलब चेतावनी दी जा रही है मास स्टारवेशन की, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो है वो भुखमरी के कारण मरेंगे, एनवायरमेंट खराब होगा। आप देखो पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन होता है तो एनवायरमेंट खराब होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो लोग धरती के रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं और धरती के पास तो लिमिटेड रिसोर्स है कि नहीं? तो ये चीजें हम लोग को दो पैराग्राफ में देखने को मिल रही है। तीसरा पैराग्राफ उतना कुछ खास काम का नहीं है कि इन द न्यू अर्थ फॉर ऑल इनिशिएटिव रिपोर्ट द रिसर्चर सेट असाइड पॉपुलेशन मॉडलिंग अप्रोच इज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, द विंटिंगस्टीन सेंटर, द लेंसेंट और इंटीग्रेटेड असेसमेंट मॉडल। तो ये बताया ये जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अंदर रिसर्चर्स जो है उन्होंने काफी सारी अप्रोचेस जो है वो अडॉप्ट भी करी है और कुछ अप्रोचेस को जो है वो हटा भी दिया है, राइट? तो किन किन अप्रोचेस को हटाया तो वो लिखा हुआ है, वो हमारे लिए काम का नहीं है। नेक्स्ट, इन द अर्थ फॉर ऑल मॉडल बर्थ रेट्स आर एक्सप्लिसिटली एंड कैजुअली modeled as a function of GDP per person, depicting a negative correlation between income and fertility rate। तो ऑब्वियस ही बात है यार, भाई पॉपुलेशन ज्यादा होगी, फर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि लोगों की जेब में भी बढ़ेगी। अब देखो जिस फैमिली के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर एक कमाने वाला है और खाने वाले अगर 4 5 6 7 8 जितने बढ़ते जाएंगे उतनी दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, वो अपने लिए काम का नहीं है, जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अर्थ फॉर ऑल जो है इट इज अ वाइब्रेंट कलेक्टिव ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक थिंकर्स। तो देखो इसमें काफी सारे इकोनॉमिक थिंकर्स शामिल हैं, साइंटिस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, और जिनको किसने बुलवाया है? जिनको बुलवाया द क्लब ऑफ रोम ने, पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च ने, और स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर और नॉर्वेजियन बिजनेस स्कूल में। तो ये पूरे के पूरे पेज में हम लोग को एक ही चीज काम की नजर आई है कि अर्थ फॉर ऑल जो है ये इसका एक बेसिकली रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिस रिपोर्ट के थ्रू हम लोग को पता लग रहा है कि आने वाले समय में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी और फिर घटेगी और उसमें बहुत सारे नुकसान हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आइए रिपोर्ट के बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो रिसर्चर्स ने दो सिनेरियो बताए। पहला बोला टू लिटिल टू लेट, प्रेडिक्ट किया है दैट इफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंटिन्यूज, अगर जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति जो है वो कंटिन्यू चलती जा रही है, मतलब हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस हिसाब से जो है वो कंटिन्यू जो है वो होता जा रहा है, आर्थिक विकास जो है वो कंटिन्यू जो है वो होता जा रहा है, और जो पिछले हम लोग ने 5 डिकेड्स यानी कि पिछले 50 सालों में देखा, तो दुनिया की पॉपुलेशन बताया जा रहा है कि 2050 तक 8.6 बिलियन हो जाएगी। यानी कि आज की रेट से 25 साल का एक एवरेज हम लोग एक जनरल फिगर जो है वो देखें तो दुनिया की पॉपुलेशन 8.6 बिलियन जो है वो हो जाएगी, और फिर बाद में 2100 तक 8.6 से 7 बिलियन हो जाएगी। तो इन्होंने बोला पॉपुलेशन पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। दूसरा सिनेरियो उन्होंने नाम दिया द जायंट लीप। रिसर्चर्स ने बोला कि पॉपुलेशन जो है वो 8.5 बिलियन हो जाएगी 2040 तक, यानी कि 2050 से 10 साल पहले ही, और फिर वो 6 बिलियन हो जाएगी 2100 तक। और ये क्यों होगा? क्योंकि हम लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गरीबी हटाने के ऊपर, जेंडर इक्विटी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इनइक्वालिटी खत्म करने के ऊपर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर। तो इन्होंने दो सिनेरियो बताया कि दोनों में से कुछ भी एक जो है वो हो सकता है। तो हमारे लिए काम का नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये चीज समझनी है कि हाँ भाई आने वाले समय में पॉपुलेशन बढ़ेगी, 8.6 बिलियन तक पहुंच सकती है या 8.5 बिलियन तक पहुंच सकती है, जो भी मतलब आप कह सकते हो कि 8.5 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन 2050-2040 तक हो जाएगी, फिर आने वाले समय में घट भी जाएगी क्योंकि हम कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं अलग अलग एरियाज पे। बात समझ में आई यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, these population prediction are more optimistic than the kind of historic fear and regressive development policies endangered by the population bomb metaphor। तो भाई ये पॉपुलेशन बॉम्ब जो हम लोग को देखने को मिल रहा है तो ये किसके लिए है? ये आने वाले समय में बताया ये जा रहा है कि भाई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, राइट? जनसंख्या भविष्यवाणियां, जनसंख्या बॉम्ब, जो पॉपुलेशन बॉम्ब जो है रूपक द्वारा उत्पन्न ऐतिहासिक भय फैलाने वाली और प्रतिगामी विकास नीतियों की तुलना में अधिक आशावादी है। मतलब दोनों चीज बता रहा है, कंसर्न भी क्रिएट कर रहा है और डेवलपमेंट की भी जो है वो बात कर रहा है। सो पॉपुलेशन एक अलोन, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मेंस में उपयोग कर रहा है, पॉपुलेशन अलोन वाज नेवर द प्रॉब्लम फॉर सस्टेनेबिलिटी। बोल रहे इकलौती पॉपुलेशन जो है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी समझते हो ना, हम बोलते हैं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कि उतना उपयोग करो जितना हम भी यूज कर सके और आने वाले समय के लिए भी बच सके। तो पॉपुलेशन सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही सिर्फ क्लाइमेट क्राइसिस की प्रॉब्लम है। रेदर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन अलोन वोंट एड्रेस द इशू सराउंडिंग द क्लाइमेट क्राइसिस।
तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने इतना नुकसान क्लाइमेट में कर दिया है कि पॉपुलेशन बढ़े या घटे नुकसान तो होगा ही होगा। ये चीज इन्होंने कंक्लूड कर दी आखिरी पैराग्राफ में। बात समझ में आई यहां तक? तो इस पैराग्राफ में हम लोग को दो तीन चीजें बस, मतलब इस पूरे पेज में दो तीन चीजें जो है वो काम की नजर आई बस। अब दूसरी रिपोर्ट से हम लोग को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिकली पूरी चीजें जो लिखी है वो हमारे लिए काम की नहीं है, क्योंकि क्यों कंपेयर करें दूसरी पर्टिकुलर रिपोर्ट से, राइट? हमें इस रिपोर्ट के बारे में जो है वो जानना है। यूनाइटेड नेशन की वेरियस रिपोर्ट पॉपुलेशन से रिलेटेड हम लोग को जो है वो नजर आती है। जब वो आएंगी तब उस रिपोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अलग अलग रिपोर्ट क्या कहती है तो उसके बारे में उतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन ग्रोथ और उससे रिलेटेड क्या इशू होते हैं। जब भी पॉपुलेशन बढ़ती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है ना। एजुकेशन, भाई सिंपल सी चीज सोचो ना, आपके घर में जैसे कि अगर ज्यादा लोग हैं तो ऑब्वियसली बात है एजुकेशन पर उनका ज्यादा खर्चा होगा, न्यूट्रिशन पर ज्यादा खर्चा होगा, हेल्थ केयर पर होगा, हाउसिंग पर होगा, एम्प्लॉयमेंट पर होगा, राइट? सब चीजें देखनी है ना, सब चीजें अगर कंटिन्यू चलानी है तो ये सब चैलेंजेस हैं, ये सब इश्यूज हैं। तो ये चीज हमें, हंगर पॉवर्टी का इशू, ज्यादा लोग हो जाएंगे, राइट? रिसोर्सेज अगर उनके पास कम पड़ेंगे, भुखमरी की प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट? गरीबी की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। दीज आर द इश्यूज। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का बोला जाता है कि एशिया, स्पेशली एशिया की बात करें तो एशिया, चाइना और इंडिया, ये दो बड़ी कंट्रीज। और आपको ऑलरेडी पता है कि 2023 में इंडिया जो है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री के तौर पर हम लोग को नजर आ रही है। और ये चीज बताई है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने ऑलरेडी। और इससे पहले भी न्यूज आ चुकी है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है ही, कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो चाइना की पॉपुलेशन को क्रॉस कर रही है। और इंडिया के अंदर ये नोट करने वाली बात है कि सबसे ज्यादा अडल्सेंट और यूथ पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा आबादी है। यूएनएफपीए का प्रोजेक्शन ये है कि इंडिया कंटिन्यू करेगी एज अ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन के तौर पर पूरे दुनिया भर में 2030 तक। और आज की डेट में हम लोग डेमोग्राफिक विंडो या फिर अपन बात करते हैं ना डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये चीज भी एक कंसर्न वाली है। 2025 तक ही हम एंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट देखो, हर एक कंट्री के अंदर आज की डेट में अगर ज्यादा पॉपुलेशन है युवा वाली, तो आने वाले समय में यही पॉपुलेशन बुजुर्ग वाली बन जाएगी, मतलब डिपेंडेंट पॉपुलेशन बन जाएगी। इसलिए हमें टोटल फर्टिलिटी रेट पर ध्यान देना है। कोई मुझे बताएगा कमेंट पे लिखकर कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो हेल्दी कितना होना चाहिए? एक कंट्री की को हेल्दी रखने के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कितना होना चाहिए, या टोटल रिप्लेसमेंट रेट कितना होना चाहिए? बताइए। 2.1, यानी कि एक मदर जो है वो दो बच्चों को बर्थ दे, 2.1 जो है वो कहा जाता है। एक मदर अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल में दो बेबीज को जन्म दे, तब जाकर, यानी कि हम दो हमारे दो, तब जाकर रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो मैच करेगा। 2.1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं पॉपुलेशन को स्टेबल करने के लिए। तो मिशन परिवार विकास, इसमें इन्होंने जो है वो बढ़ा दिया, भाई फैमिली प्लानिंग सर्विस बढ़ाया। इनने बोला कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो लोगों को दिया जाए, राइट? कि भैया कॉन्ट्रासेप्टिव्स लो, पॉपुलेशन को बचाओ, राइट? फिर कंपनसेशन स्कीम, स्टरलाइजेशन समझते हो क्या होता है? स्टरलाइजेशन, नसबंदी। इनने बोला कि जो नसबंदी कराएगा उसको पैसा देंगे भाई हम, टेंशन वाली बात नहीं है, नसबंदी कराओ। देन क्लिनिकल आउटरीच टीम स्कीम एक है। ये बेसिकली क्या है कि इन्होंने एक टीम बनाई जो जगह जगह पर जाकर, ऐसे एरियाज पर जाकर जहां पर जाना मुश्किल है, जहां पर जोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स हम लोग को, दिक्कतें हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट? तो वहां पर जाओ और वहां पर जाकर प्लानिंग सर्विसेज के बारे में लोगों को बताओ। एक स्कीम आई कि आशा वर्कर जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होम डिलीवर करेंगे। भैया शर्म आती है आपको मेडिकल में जाकर कॉन्ट्रासेप्टिव लेने में, तो आपको हम डिलीवर करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देन फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये फोरकास्ट करता है कि भाई कहाँ पर किस किस जगह पर जो हेल्थ फैसिलिटीज हम लोग को देखने को मिल रही है वहां पर प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव्स है कि नहीं, प्रॉपर चीजें है कि नहीं, राइट? प्रॉपर फैमिली प्लानिंग के लिए कोई काउंसलर है कि नहीं। तो ये पूरी चीजों को देखने के लिए मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया। फिर देखो एक है नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडेमनिटी, इनडेमनिटी का मतलब होता है, लिख लो, ये चीज आपके लिए काम की है, ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम की है। इनडेमनिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, कि कोई भी लॉस हो रहा है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। तो इसमें होता यह है कि जो लोग नसबंदी कराते हैं, जो लोग स्टरलाइजेशन करवाते हैं और उस दौरान कोई भी फेलियर हो गया, कोई भी दिक्कत हो गई, तो इंश्योरेंस होता है, उसके फैमिली वालों को जो है वो पैसे दे दिए जाते हैं किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन के लिए, डेथ के सिनेरियो में। देन इंश्योर करना सरकार का काम है कि भैया फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो है वो क्वालिटी सर्विस जो है वो मिले। इसके लिए इन्होंने एक क्वालिटी एश्योरेंस कमिटी भी बनाई,
तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। आपको इस पूरे बेसिकली टॉपिक के अंदर सरकार के क्या इनिशिएटिव है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, ये पता होना चाहिए। इंडिया की जानकारी आपको होनी चाहिए कि हाँ भाई इंडिया जो है वो 2023 में पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो हम लोग ने जो है वो समझ लिया। देन हमने इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लिया कि हाँ भाई ये रिपोर्ट जो है वो बोल रही है कि 2040-2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन 8.5 बिलियन से ज्यादा जो है, सॉरी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.5 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी। एंड देन 8.5 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी वर्ल्ड की पॉपुलेशन, एंड देन डिक्लाइन हो जाएगी 2100 तक। बस इतनी सी चीज इस पूरे टॉपिक में आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, लाइव क्लास कनेक्ट नहीं हो रही, देखो नोटिफिकेशन एक आया होगा आपके पास, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए। एप्लीकेशन ऑन करिए, नोटिफिकेशन चेक करिए लेटेस्ट में क्या है। करंट करंट अफेयर्स की क्लास में आप टेक ऑलराइट, चलो 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 कंटिन्यू द क्लास। ओके कम ऑन। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर को कंप्लीट हुए हैं, तो इस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च करी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। किस पर्पस के लिए? 7 बिग कैट्स जो है उनको कंजर्व करना है। ये 7 बिग कैट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। टाइगर, मेरे साथ रिपीट करो, बोलो, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, प्यूमा, राइट। तो इन पर्टिकुलर प्रजातियां 7 बिग कैट्स को जो है वो क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो समरी रिपोर्ट भी जो है वो जारी करी है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के 5th साइकिल की, और रिलीज किया है कॉमेमोरेटिव कॉइन 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर को कंप्लीट होने के लिए। तो क्या क्या चीजें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच के दौरान बोली? तो ये कहा कि मात्र 2.4% पूरे दुनिया भर का लैंड एरिया इंडिया के पास, तो ये फैक्ट आपको मिल गया, ज्योग्राफिकल फैक्ट। बट इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 8% पूरे दुनिया भर की जैव विविधता में, बायोडाइवर्सिटी में। इंडिया जो है वो एक लार्जेस्ट टाइगर रेंज कंट्री है पूरे दुनिया भर में। लार्जेस्ट एशियाटिक एलिफेंट रेंज कंट्री भी इंडिया है पूरे दुनिया भर में। लगभग 30,000 एलिफेंट्स इंडिया में हम लोग को नजर आते हैं, राइट। और ऑल्सो लार्जेस्ट सिंगल हॉर्न आयरन राइनो, सिंगल हॉर्न राइनो कंट्री भी जो है वो इंडिया के अंदर लगभग 3,000 हम लोग को राइनोस देखने को मिलते हैं। पता है, एक रिपोर्ट ऐसी भी आई थी, एक टाइम था हमारी कंट्री के अंदर जहां पर राइनोस की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी, इक्का दुक्का तिक्का, मतलब सिंगल के फिगर्स में हम लोग को राइनोस की पॉपुलेशन देखने को मिली थी। और हमने प्रोजेक्ट राइनो के थ्रू जो है वो काफी अच्छा काम भी किया है। तो एज अ ब्यूरोक्रेट आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपको पता है भाई कि हमारे कल्चर में ही है कि इस नेचर को प्रोटेक्ट करना, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया है कि इंडिया जो है वो ना ही सिर्फ टाइगर की पॉपुलेशन को इंडिया ने बचा लिया डिक्लाइन होने से, बल्कि इकोसिस्टम को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि इस पूरे इकोसिस्टम में आप इकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एनवायरमेंट के स्टूडेंट हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई कि हमारी जो एनवायरमेंट है उसमें अगर एक भी प्रजाति खत्म हो जाती है, एक भी प्रजाति, सिंगल प्रजाति खत्म हो जाती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि दूसरी प्रजाति भी खत्म होने लगती है, क्योंकि हर एक प्रजाति एक दूसरे से कनेक्टेड है। बोलो फूड साइकिल, बोलो फूड वेब, तो ये टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सो टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर ये करीब 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड एरिया को कवर करते हैं, और पिछले 10 से 12 सालों में टाइगर पॉपुलेशन हमारी कंट्री में जो है वो बढ़ गई है 75% से। इंडिया जो है वो ये बिलीव नहीं करती, इट डज नॉट बिलीव इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोनॉमी एंड गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ। बट मैं इस चीज को नकार देता हूं। ये चीज आपको मेंस में नहीं लिखनी है, ये पॉइंट बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि काफी सारे आर्टिकल हम ऐसे भी देख चुके हैं जिसमें ये चीज पाई गई है कि इंडिया इज नॉट फोकसिंग ऑन एनवायरमेंट जिस हिसाब से उसको फोकस करना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, ये सही नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अच्छा देखो, जो चीज काम की होगी वो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। अभी इसमें हाईलाइटेड है ऑलरेडी, आने वाले टॉपिक्स में शायद हाईलाइट नहीं होगा, बट मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा। बट जो चीज काम की होगी वो मैं आपको बता दूंगा, ये हाईलाइट कर लो, ये अपने पास जो है वो रख लो। देखो, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया, अब ये भारिया कम्युनिटी आपको पता होनी चाहिए। भारिया कम्युनिटी कहाँ की है? सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मतलब ये मध्य प्रदेश वगैरह की बात हो रही है। तो भारिया कम्युनिटी जो है वो कहाँ की है? सेंट्रल इंडिया की। और वर्ली कम्युनिटी महाराष्ट्र की। ये चीज पूछी जाएगी। ये ऐसी कम्युनिटी है
जो बेसिकली समुदाय है, जो बेसिकली टाइगर की पूजा करते हैं। तो ये वाली चीज मेंशन करी प्राइम मिनिस्टर ने। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कहा कि सक्सेस जो है प्रोजेक्ट टाइगर की, उसके काफी सारे डायमेंशन है। इसके कारण हम लोग को टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि लोग जाते हैं ना टाइगर देखने। आप लोगों ने देखा है किसी ने टाइगर? मेरा बहुत मन है यार कि टाइगर को देखने का। ऐसे तो मैंने पास से कभी नहीं देखा, वो पिंजरे वगैरह में जो है वो देखा हुआ है, बट मुझे उसमें जरूर देखना है टाइगर को। जैसे इसमें देखा हुआ मैंने, कैप्टिविटी में देखा हुआ है, बट उसमें नहीं देखा मैंने रियलिटी में। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर दिखता है ना सामने से, देखना जरूर है, मन बहुत है देखने का। तो जल्दी तैयारी करो आप लोग, फिर लेके जाना मुझे, क्योंकि आप लोग जब तैयारी करके ब्यूरोक्रेट बन जाओगे तो आपके पास तो भाई साहब इतनी पावर होगी, कोर एरिया में चले जाओगे, टाइगर ने जहाँ बच्चों को जन्म दिए होंगे वहां पहुंचा दिया जाएगा आपको, टाइगर के बच्चों के साथ आप और आपकी फैमिली खेलोगे। इतनी पावर है भाई। अब आगे अवेयरनेस प्रोग्राम, फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो टाइगर रिजर्व के बनने से रिड्यूस हुआ है। तो ये सब चीजें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताई है। अब देखो मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? जुलाई 2019 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा इस चीज के बारे में कि एक अलायंस बनाओ, ग्लोबल लीडर्स जो है वो एक अलायंस क्रिएट करें, जिसके थ्रू हम लोग पोचिंग मतलब शिकार वाली एक्टिविटीज को रोक सके, इलीगल वाइल्ड लाइफ का ट्रेड जो एशिया में हो रहा है उसको कम कर सकें। और इसी के तहत इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो लॉन्च हुआ। और जिसका फोकस जो हम लोग को देखने को मिलता है वो यही है कि पूरे दुनिया भर में 7 मेजर बिग कैट्स जो है उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। इस अलायंस, इस ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 97 रेंज कंट्री जो है, यानी कि टाइगर रेंज कंट्री या बिग कैट रेंज कंट्री, इनको जो है वो प्रोटेक्ट करवाना है, यानी कि इनके एरियाज पर प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ा देना। इनके नेचुरल हैबिटेट जो है, 7 बिग कैट्स के नेचुरल हैबिटेट है उसको प्रोटेक्ट कर देना। 7 बिग कैट कौन सी? टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर, चीता। और ये बेसिकली फोकस करते हैं कि पूरे दुनिया भर में सभी कंट्रीज जो है वो कॉपरेट करें, सभी कंट्री प्रयास करें इन पर्टिकुलर वाइल्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली बिग कैट्स को। अब इस अलायंस का महत्व हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है? तो इससे फायदा ये होगा कि सभी की सभी कंट्रीज, कंजर्वेशनिस्ट एक्सपर्ट जो है पूरे दुनिया भर से सामने आएंगे, कोलैबोरेट करेंगे और 7 बिग कैट्स की स्पीसीज को जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और इंडिया होप करती है कि वो नॉलेज जो है वो शेयर करेगी, एक्सपर्टीज शेयर करेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर करेगी इन स्पीसीज को, कि इंडिया ने कैसे कंजर्व किया, कैसे प्रोजेक्ट टाइगर को सक्सेसफुल बनाया, कैसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो स्पीसीज की प्रजातियां जो है उसको बढ़ा दिया। तो ये सब चीजें हम लोग जो है वो शेयर करेंगे दूसरी कंट्री के साथ। नेक्स्ट, ये अलायंस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कोलैबोरेट हो, कंट्रीज, एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर मिलकर कोलैबोरेट करें और एक सस्टेनेबल सोल्यूशन लेकर आए इन प्रजातियों के कंजर्वेशन के लिए, इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए। तो ये 7 बिग कैट जो है वो कौन सी हम लोग को देखने को मिल रही है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी ये प्रीलिम्स में आ सकता है, स्टेट पीएससी जरूर पूछ सकती है, यूपीएससी शायद ना पूछे, बट फिर भी भरोसा नहीं, यूपीएससी भी पूछ सकती है। आपका फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन भी प्रीलिम्स का और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सेम ही होता है, राइट? तो फैमिली जो कैट्स की है, फेलिडे, इसके अंदर 3 जीनस हम लोग को देखने को मिलता है। याद रखिएगा, कैट की फैमिली में 3 जीनस है, पैंथेरा, प्यूमा और एसिनोनिक्स। क्या क्या? पैंथेरा, प्यूमा और एसिनोनिक्स। रिपीट करो, पैंथेरा, प्यूमा, एसिनोनिक्स। ये 3 कैट की फैमिली हम लोग को देखने को मिलती है। आते हैं हम लोग पैंथेरा पे। तो पैंथेरा जो है ये बेसिकली जीनस है लार्ज वाइल्ड कैट का, ये बड़ा होता है। अब इसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि ये रोर करते हैं बट मियाऊ नहीं करते, या ये दहाड़ सकती हैं ये बिग कैट बट मियाऊ नहीं करती, राइट? मियाऊ वाली अलग है अपनी, बिल्ली मौसी। इसके अंदर आते हैं लायन, लेपर्ड, जैगुआर, टाइगर, स्नो लेपर्ड। और स्नो लेपर्ड एक्सेप्शन है, ये बेचारा दहाड़ता नहीं है, बोलते हैं स्नो लेपर्ड दहाड़ता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है स्नो लेपर्ड मियाऊ कर रहा है, राइट? वो गुर्र कुछ भी करता होगा बट वो दहाड़ेगा नहीं। तो ये चीज ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। अब प्यूमा जो है, प्यूमा बेसिकली डोमेस्टिक कैट, घर की जो पालतू बिल्ली होती है ना, वो होता है प्यूमा। और इसमें आती है कॉगर स्पीसीज, राइट? कॉगर भी बहुत क्यूट सा दिखाई देता है, आप देखेंगे तो गूगल पे सर्च करके कॉगर को, राइट? नेक्स्ट हम लोग को एसिनोनिक्स जो देखने को मिलता है, ये यूनिक जीनस है कैट की फैमिली के अंदर, इसमें सिर्फ एक ही प्रजाति है, वो चीता है, बहुत तेज भागने वाला भाई साहब। अब देखो टाइगर की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइगरिस। इसका स्टेटस याद रखना, एंडेंजर्ड है ये, राइट? एंडेंजर्ड मतलब कि अब आपको पता है कि लुप्त होने के कगार में रहते हैं। एंडेंजर्ड के बाद हम लोग को ऐसी स्पीसीज देखने को मिलती हैं जो मतलब बिल्कुल लुप्त होने की कगार में है, तो इनको इनका प्रोटेक्शन हाई होता है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर इनको जो है वो रखा जाता है, एंडेंजर्ड है। टाइगर जितनी भी वाइल्ड कैट है सबसे बड़ा है भाई साहब, खतरनाक खूंखार है। एंड ऑल्सो
द अर्लीस्ट पैंथेरा मेंबर टू एग्जिस्ट। तो टाइगर रविंद्र ने देखा है। हालांकि मैंने ऐसे बाहर कोई टाइगर वगैरह तो देखा नहीं है, बट देखने की बड़ी इच्छा है। अब देखो, हम लोग को देखने को मिलता है प्राइमरली ये एक फॉरेस्ट एनिमल हम लोग को देखने को मिलता है, और इनकी रेंज जो है वो साइबेरियन टैगा से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक की हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। साइबेरियन वाले कौन सी एरिया आपने सुना होगा कि साइबेरियन बर्ड आ रही है, राइट। साइबेरियन वो रशिया वाला एरिया, ठीक है। तो इनकी रेंज याद रखना, टाइगर कहां से कहां तक पाया जाता है, वो रशिया वाले एरिया से सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा कौन सा है बताओ जरा, सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा कहां पर, जल्दी बताओ। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल वाला एरिया, सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया। तो आपको बिल्कुल इमेजिन कर लेना, रशिया से लेकर ये सुंदरबन तक टाइगर रहते हैं भाई साहब। फिर इसके अलावा ये नेशनल एनिमल है। अब देखो, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ कोरिया, ये 4 कंट्रीज का ये नेशनल एनिमल है। अपन जो बोलते हैं ना कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। अच्छा, हालांकि अपना इंडिया का नेशनल एनिमल एनिमल पहले लायन था, फिर चेंज करके इसको टाइगर कर दिया। अभी बीच में पॉलिटी में मैंने पढ़ाया था, जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटी की क्लास अटेंड करी होगी उनको पता होगा इस चीज के बारे में। हम लोग जो है वो नेशनल, जो हमारे सिंबल्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट चीजें है ना नेशनल की, उसमें हम लोग नेशनल एनिमल को डिस्कस करें, तो लायन के बारे में बताया था मैंने एक फैक्ट। एनीवेज, प्रोजेक्ट टाइगर हमारा था, टाइगर को बचाने के लिए 1973 का प्रोजेक्ट था, और इस प्रोजेक्ट को एडमिनिस्टर किया जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। अब हम बात करेंगे लायन की। लायन, अरे वाह, लियो, पैंथेरा लियो। कुछ लोग अपने पपीज वगैरह को पालते हैं, उसका नाम रखते हैं लियो। तो लायन का पैंथेरा लियो। हमारी क्लास में अर्चना जी, उनकी भी एक टाइम पर पपी का नाम लियो था, उन्होंने बताया था मुझे। तो लायन, पैंथेरा लियो। तो इसका स्टेटस जो है वल्नरेबल है, वल्नरेबल, राइट, मतलब कि कमजोर, मतलब लुप्त हो सकता है ये, राइट। लायन क्योंकि कम है ना यार। अब लायन जो है अफ्रीका, एशिया में पाए जाते हैं। मोस्ट सोशल कैट जो है वो कहा जाता है, ग्रुप में रहता है ना लायन। अच्छा, लायन ग्रुप में रहेगा, बट टाइगर अकेला रहता है। टाइगर की टेरिटरी बोली जाती है अकेला। मैं एक बार, वो रणबीर अलाबादिया का एक शो आता है, उसमें कुछ वो इंटरव्यू लेता है, काफी अच्छा है। ऐसी नॉलेजेबल चीजें देखा करो। उसके एक इंटरव्यू में मैंने जो है वो सुना था, एक कोई बता रहा था, कोई एक्सपर्ट बोल रहा था एक टाइगर का जो रेंज होता है वो 100 किलोमीटर का होता है, और बड़ा खुशहाल जीव होता है। 4-5-6 टाइग्रेस उसके पास जो है वो रहती हैं, बड़े एकदम मोहम्मद शाह रंगीला टाइप, बड़ा एक्टिव रहता है भाई साहब। अब इसके अलावा आगे की बात जो है वो हम लोग करें। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। हाँ साक्षी, क्यों, क्या हो रहा है हिंदी में? नेट खत्म, कोई बात नहीं, कल कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कल कर देना, ठीक। नहीं नहीं, कल ही कर देना, कल ही अरेंज कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। मैं भी क्लास ही ले रहा था, ठीक है। हाँ हाँ। जो भी स्टूडेंट जीएस बैच में, आपके नोट्स जो है वो हिंदी वाले शायद थोड़े से अपलोड नहीं हुए, कल तक हो जाएंगे, डोंट वरी। अभी जो क्लास चल रही है उसके नोट्स तो हो ही चुके हैं, आ ही चुके होंगे आपके पास। जलवे हैं भैया, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, टाइगर के जलवे हैं। लायन ग्रुप में रहता है, लायन ग्रुप में रहता है। लायन पसंद करता है कि फैमिली मैन है वो लायन, कि मैं ग्रुप में रहूंगा। अब इसके अलावा लिव्स इन ग्रुप कॉल्ड प्राइड्स। दे प्रेफर ओपन फॉरेस्ट। ये ओपन फॉरेस्ट में रहते हैं भाई, इनको खुला जंगल चाहिए इन लोगों को। रेंज जो है एशियाटिक लायन की वो गिर नेशनल पार्क तक ही सीमित है। आपको पता है ना, हमारे यहाँ पर गिर नेशनल पार्क जो है वहीं पर ही एशियाटिक लायन हम लोग को देखने को मिलता है। नेशनल एम्बलम जो हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, तो वहां पर अशोक की जो लायन कैपिटल है वो लिखी हुई है ना, जिसको मौर्यन एम्परर अशोक ने जो है वो सारनाथ के अंदर एरिक्ट किया था, हमारा जो नेशनल एम्बलम है, राइट। चलो नेक्स्ट, जैगवार के बारे में बात करेंगे। इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा ऑनिका। पैंथेरा ऑनिका नियर थ्रेटेंड की प्रजाति पे है ये जैगवार भी। लार्जेस्ट कैट हम लोग को ये अमेरिकास के अंदर देखने को मिलती है। जैगवार के स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट फोर्स होता है इसका। जितनी भी वाइल्ड कैट है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तेजी से काट लेता है ये, जबड़ा लगा देगा एकदम, स्किन निकाल देगा। अच्छा, मैंने कहीं पर सुना है, ये बात सच है कि नहीं पता नहीं मुझे, कि जब ये जो टाइगर और लायन जब चाटते हैं तो वो स्किन भी निकाल लेते हैं क्या? ये जब लिक करते हैं, ऐसे चाटते हैं ना, तो ये स्किन भी निकाल लेते हैं क्या? इतनी तेज इनकी जीभ होती है क्या? इतनी कड़क, किसी को पता हो तो बताना। सुना है मैंने तो, ऐसा कभी चटवाया नहीं है। आगे की बात करते हैं। तो इसके अलावा, अच्छा हाँ, और बताया जाता है कि जैगुआर स्कल पे जो खोपड़ा होता है ना, उसको उस पर शिकार करता है। मतलब सीधे उस पर, मतलब इतना रहता है कि खोपड़े को पकड़ेगा, बटा ब्लास्ट कर देगा। फिर मेलेनिस्टिक यानी कि ब्लैक जैगुआर, ये कॉमन है, और इनको ब्लैक पैंथर्स भी कहा जाता है जैगुआर को। फिर लियोपार्ड की बारे में बात करें, तेंदुआ, पेंथेरा पार्डस, इसका साइंटिफिक नेम वल्नरेबल है ये बिल्कुल जैगुआर की तरह ही जो है वो दिखता है। रॉसेट
पैटर्न कोट इसका हम लोग को जो है नजर आता है। कोट मतलब वो वाला कोट नहीं, वो लोग कोट पहनते हैं ये लोग। कोट ऊपर का फर इनका, उसको बोलते हैं कोट। जैसे अपन होता है ना डॉग का कोट कैसा है, डबल कोट है, सिंगल कोट है, तो वो वाली चीज। फिर हम लोग को देखने को मिलता है मोस्ट एडाप्टेबल ऑफ ऑल बिग कैट्स। तो ये जितनी भी सभी बिग कैट्स हम लोग को देखने को मिलती है उसमें एडाप्टेबल है, अनुकूल जो है बताया जाता है। ये बेसिकली डाइवर्स हैबिटेट में रहता है, हर प्रकार के एटीट्यूड में रह लेता है, मतलब कि कूल बंदा है ये, राइट। कूल है एकदम, तेंदुआ। बोलता है कि कहीं पर भी इसको इसको तो आपने देखा हो पेड़ में लटका हुआ, बोलता है हमें कुछ नहीं चाहिए, बस पेड़ चाहिए, हम ऊपर लटके रहेंगे, सोते रहेंगे। ब्लैक जैगुआर की तरह ही मेलेनिस्टिक लेपर्ड को भी ब्लैक पैंथर्स कहा जाता है, राइट। अब स्नो लेपर्ड के बारे में बात करें, पैंथेरा उनसिया इसका साइंटिफिक नेम, स्टेटस इसका वल्नरेबल है। स्मोकी ग्रे कैट ये हम लोग को देखने को मिलता है, और ये बेसिकली स्नो लाइन में, अब देखो स्नो लेपर्ड है तो उसको ठंडी वाला एरिया चाहिए, प्यारा से दिखाई देता है ये। जितनी भी बिग कैट्स हैं उसमें ये दहाड़ता नहीं है, बोलते हैं अब इतनी ठंड रहेगी बेचारा कहाँ दहाड़ निकलेगी यार। और ये लॉन्गेस्ट टेल इसकी हम लोग को देखने को मिलती है, सभी में सबसे लंबी पूंछ है इसकी, राइट। इनकी पूंछ भी बहुत मोटी होती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। एनीवेज, स्नो लेपर्ड जो है वो स्टेट एनिमल लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का, ये फैक्ट ध्यान में रखना। अब जिसके बारे में आपको पता, कॉगर, ये इसको बोलते हैं प्यूमा कॉर्न कॉलर, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है, मतलब अच्छी खासी मात्रा में है, इनको इनके लुप्त होने की कोई चिंता वाली बात नहीं है। कॉगर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कैट हम लोग को अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है, जैगुआर लास्ट है। और कॉगर्स को जो है वो कहा जाता है माउंटेन लायन या पैंथर भी इसको जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट चीता के बारे में बात करें, बहुत तेज दौड़ता है, आपको उसके बारे में पता ही है, वल्नरेबल कैटेगरी में है। एसिनोनिक्स जुबेटस इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 3 सेकंड में निपटाता है ये। और इसके अलावा चीता जो है वो एग्रेसिव नहीं होता ह्यूमंस के टुवर्ड्स, पता नहीं भाई, पर जाना नहीं, लिखा तो है कि एग्रेसिव नहीं है, बट एग्रेसिव नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर उसको टपली मार रहे हो, राइट। और हालांकि ये कहा जाता है कि इनको जो है वो पाला गया है एंशियंट टाइम से। अब पालने वाले, जैसे मैं दुबई वुबई कुछ वीडियो देखता हूँ, पालने वाले लोग तो लायन टाइगर को भी पाल लेते हैं भाई। एनीवेज, आगे की बात करें तो हालांकि ये बोलते हैं कि इनकी ब्रीडिंग जो होती है कैप्टिविटी में नहीं होती, मतलब कि ये पिंजरे वगैरह में कंफर्टेबल फील नहीं करते। बोलते हैं हमें ब्रीडिंग करनी खुले में भाई, हमें पिंजरे वाले लोग नहीं है, राइट। सो खुले में ये बेसिकली रोमांस करना पसंद करते हैं। सो चीता आर नॉट रियली बिग एंड दे हंट ड्यूरिंग द डे एंड टू अवॉइड द कंपीटिंग विद अदर बिग कैट्स, क्योंकि दूसरी बिग कैट्स रात में आती हैं, राइट, शिकार करने। जब कोई सो रहा है ये बोलता है भाई मैं दिन में ही कर लेता हूँ, मतलब कंपटीशन क्योंकि रात पे ज्यादा है, तो इट्स बेटर है कि दिन में मस्त कंपीट करो और सो जाओ अपना। एनीवेज, आगे की बात करते हैं। आर्टिकल 371F, आर्टिकल 371F के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो रिसेंटली, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसडीएफ सुप्रीमो। अब क्वेश्चन ये है कि एसडीएफ है क्या, तो एसडीएफ है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टी, पहला पॉइंट। अच्छा, ये वाला टॉपिक आपको पिछला वाला टॉपिक क्लियर हो गया था ना, सब कुछ, कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जो डाउट वगैरह हो, बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। आई डोंट थिंक ये डाउट होगा। आपके कमेंट क्या आए हुए हैं, मेरी तरह ऐसा ही किया है, बहुत को मर्डर कर दिया है। मर्डर किसने कर दिया उषा? आओ, चाटने वाली बात सत्य है ना, मर्डर किसने कर दिया भाई? चलो टॉपिक पे आते हैं। रिसेंटली एसडीएफ, एसडीएफ यानी कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मतलब एक पार्टी, सिक्किम की पार्टी, इसके सुप्रीमो ने क्लेम किया कि सिक्किम लोग जो हैं वो विश्वासघात फील कर रहे हैं, बिट्रेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 371F का उल्लंघन किया जा रहा है। तो हमारे लिए टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 371F को हम लोग डिस्कस करेंगे और भी आर्टिकल 371 की चीजों को डिस्कस करेंगे। कमा सो लेटेस्ट इशू हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि एक फाइनेंशियल बिल 2023 सामने आया, जिसमें कहा गया, बहुत ध्यान सुनना, फाइनेंशियल बिल 2023 में यह कहा गया कि सिक्किमीज जो हैं, सिक्किम के निवासी जो हैं, वो कोई भी इंडियन सिटीजन जो सिक्किम में रह रहा है वो सिक्किम का निवासी है। और इसमें यह कहा गया कि जो बेनिफिट मिल रहे हैं सिक्किम के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को, यानी कि सिक्किम में रहने वाले जो लोग थे, मूल निवासी थे, उनको जो लाभ मिल रहा था, उनको जो लाभ मिल रहा था, जिनके फोर फादर के नेम्स 1961 के रजिस्टर में मेंशन थे, तो जिनको वो बेनिफिट मिल रहा था, नए लोगों को भी वही बेनिफिट मिलेगा। गुस्सा आ गई यहाँ पर सिक्किम के लोगों को कि भाई ये क्या नाटक हुआ, मूल निवासियों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बाहर के आए हुए लोगों को भी क्यों मिल रहा है, राइट। तो ये गुस्सा हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि भाई
आर्टिकल 371F का आप उल्लंघन कर रहे हो। आर्टिकल 371F जो है वो सिक्किम जब इंडिया के साथ 1975 में मर्ज हुआ था तो उस समय सिक्किम को ये बेनिफिट दिया गया था कि सिक्किम के लोग जब इंडिया में आएंगे तो सिक्किम के जो मूल निवासी हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। सिक्किम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है, आप जानते हैं। सो सिक्किम जो है वहां पर टाइनी हिमालयन, छोटा सा एक हिमालयन किंगडम हुआ करता था। उस समय हेरिडेटरी मोनार्क उसको चलाता था, एक राजा था। करीब 3 सेंचुरी तक 17, 18, 19 3 सेंचुरी तक बढ़िया इसने अपने किंगडम को जो है वो चलाया यहाँ के राजाओं ने। फिर 1950 में ये किंगडम जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ गया और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑटोनॉमी दी। पहले स्टार्टिंग में जब 1950 में आया तो हमने बोला कोई बात नहीं, इंडिया के अंडर रहो आप, बस थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखो कि जैसे कि इंटरनल अफेयर्स आप अपना देख सकते हो, हैंडल कर सकते हो, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल रिलेशन वो हम देखेंगे। मतलब एक प्रकार का एक आप कह सकते हो कि एक एग्रीमेंट, इनफॉर्मल एग्रीमेंट हो गया कि ऑटोनॉमस रूल, कि आप ऑटोनॉमस रूल करो विद इन इंडिया। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। बट फिर क्या हुआ, सिक्किम जो है वो फाइनली सिक्किम ने बोला कि हम अब फुल फ्लेज स्टेट जो है वो बनेंगे। तो सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट जो है वो बन गया 1975 में। देखो 1950 में शामिल हुआ था बट ऑटोनॉमी के साथ। फिर 1975 में बोला कि नहीं भाई, फुल फ्लेज स्टेट अब सिक्किम बन गया है। और ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के थ्रू बना, राइट। तो 75 में सिक्किम शामिल हो गया। ये वाला पॉइंट समझ में आया। अब देखो, जब ये सिक्किम जो है वो शामिल हुआ तो सिक्किम को कुछ स्पेशल एडवांटेजेस दिए गए। आर्टिकल 371F के तहत जो भी लोग, जो भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में सिक्किम की, वो इलेक्ट करेंगे सिक्किम के, मतलब वो इलेक्ट होंगे जो भी, मतलब सिक्किम की असेंबली से लोग जो है वो हाउस ऑफ पीपल में भेजे जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये कि सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग हैं वो हाउस ऑफ पीपल में जाएंगे। आप बोलोगे सर लेजिस्लेटिव असेंबली से लोग तो राज्यसभा में जाते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट में जाते हैं, आप हाउस ऑफ पीपल में क्यों बोल रहे हो कि क्यों जाएंगे? तो ये प्रोविजन था ना भाई। इनने बोला कि एमपी यहाँ पर अभी डायरेक्ट चूज नहीं किया जाएगा, आपके जो एमएलए चूज हो रहा है, मैं आपको समझाने की बता रहा हूँ, आपके जो एमएलए चूज हो रहे हैं वही वहां से उठाकर कुछ लोग जो है वो भेज दिए जाएंगे हाउस ऑफ पीपल में। यहां तक समझ में बात? तो ये चीज इनको पहली मिली। दूसरा, अब इनने बोला कि भाई हमारे सिक्किम पॉपुलेशन का क्या होगा, सिक्किम के निवासियों का क्या होगा? तो इनने बोला कि पार्लियामेंट जो है वो पहली बात तो ये बताएगी कि भाई कितनी सीट जो है वो होनी चाहिए असेंबली के अंदर, राइट। और उन सीट में से कितने लोग हाउस ऑफ पीपल में जो है वो भेजेंगे। और ये कहा गया कि जो डिसेंडेंट्स है सिक्किम का, यानी कि सिक्किम के जो लोग हैं जो एक्चुअली मूल निवासी हैं, जिनके नाम 1961 में रजिस्टर्ड है, तो उनको कुछ अधिकार देंगे। उनको देंगे कि भाई आपकी खुद की जमीन होगी और आपको गवर्नमेंट जॉब्स हम प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि रिजर्वेशन। और ये भी कहा कि उन लोगों को कि भाई आप लोग को इनकम टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग को क्या चीज समझ में आई, इस पर्टिकुलर स्पेशल प्रोविजन के तहत सिक्किम के लोगों को यह फायदा हुआ कि जो लोग 1961 में जिनका नाम मेंशन्ड है या जिनके दादा परदादा का नाम मेंशन्ड है, तो इन लोगों को जो है वो फायदा देने की बात की गई। इन लोगों को कहा गया कि भाई आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना, आपको जमीन का अधिकार होगा, सेकेंडली आपको गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये चीज हुई। अभी इशू क्या है, इशू समझ में आया कि इशू क्या था? इशू बस सिंपल सा ये था कि इशू ये था कि फाइनेंस बिल 2023 में सिक्किम के जो मूल निवासी हैं प्लस जो सिक्किम में नए लोग आए सबको एक बना दिया कि सबको अधिकार मिलेंगे। तो मूल निवासी गुस्सा हो गए कि भाई क्या ये मूल निवासियों को स्पेशल एडवांटेज मिलना चाहिए था ना, जो बोला था आर्टिकल 371F में, वो नहीं मिल रहा। तो ये था पूरा टॉपिक जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो आर्टिकल 371 जो है ना वो स्पेशल अधिकार प्रोवाइड कराता है जो ऑलरेडी महाराष्ट्र गुजरात को भी मिला हुआ है। महाराष्ट्र और गुजरात में हम लोग को देखने को मिलता है कि ये सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स बना सकते हैं, विदर्भ, मराठावाड़ और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए। फिर गुजरात के अंदर सौराष्ट्र कच्छ के एरिया में स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि ये सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड की उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए एक अलग बोर्ड बनाया जा सकता है, राइट। फिर यहाँ पर फैसिलिटीज लाई जाएंगी, टेक्निकल, एजुकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि लोगों को जॉब्स मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सके, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। बात समझ में आई आपके? तो ये चीजें थी। इसके अलावा आगे की बात करें, आगे की जो है वो चर्चा करें, तो ये चीज हम लोग को समझ में आ रही है। देन 371A 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 नागालैंड। अब देखो आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्या होगा आपके सामने क्वेश्चन आएगा
क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बताओ जरा आर्टिकल 371 ए में जो है वो किस स्टेट का जिक्र है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर। तो आपको सिर्फ इसमें ध्यान में रखना आर्टिकल 371, क्योंकि देखो सबको स्पेशल राइट्स मिले, डिटेल में नहीं पूछते क्या क्या राइट्स के लिए है, राइट। 371 महाराष्ट्र गुजरात के लिए, 371 ए नागालैंड के लिए, राइट, इनको अलग राइट्स मिले। 371 बी आसाम के लिए, 371 सी मणिपुर के लिए, डी जो है वो आंध्र प्रदेश के लिए है, राइट। फिर 371 ई जो है वो आंध्र प्रदेश अगेन की वो यूनिवर्सिटी जो है वो क्रिएट कर सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है, राइट। 371 एफ सिक्किम के लिए, जिसके बारे में हमने बात करी। 371 जी मिजोरम के लिए हम लोग को देखने को मिल रहा है। एच जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए, जे जो है कर्नाटक के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, बस दैट्स इट। तो इतनी चीज जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको बस, क्योंकि क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड, बाकी उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। अमेंडमेंट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे कोई क्वेश्चन अमेंडमेंट वगैरह से रिलेटेड इतने पुराने वाले नहीं पूछे जाते। लेटेस्ट के पिछले 5-10 अमेंडमेंट है, बस वही ध्यान में रखो, वही चीज जो है वो मेनली आती है और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा जाता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट इस पर्टिकुलर टॉपिक में? क्लियर विद एवरीवन? सब कुछ अच्छे से? चलिए, अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना समझाओ जरा मुझे कि मुद्रा योजना में क्या है, जल्दी समझाइए जरा, मुद्रा योजना में क्या है। एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, ठीक, 5 मिनट समझाइए मुद्रा योजना में क्या है। अरे लोन, लोन से रिलेटेड है बिल्कुल उषा, बैंकिंग से रिलेटेड है, बिल्कुल सही जवाब। प्राइम मिनिस्टर जी ने जो है वो बताया जा रहा है कि मुद्रा योजना को 8 साल कंप्लीट हुए हैं, उसकी सराहना करी है। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है फंडिंग द अनफंडेड, ये फैक्ट ध्यान में रखना, फंडिंग द अनफंडेड, ये चीज ध्यान में रखनी है। और इंश्योर किया है कि लोग बाग जो है वो डिग्निटी के साथ जो है वो जिए। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 की योजना है। कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास एक बिजनेस प्लान है नॉन फार्म सेक्टर का, उस जिसको 10 लाख रुपए तक की आवश्यकता है, वो अप्रोच कर सकता है बैंक में। एमएफआई का मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या कंपनी, उसको मुद्रा लोन मिलेगा। मुद्रा का फुल फॉर्म यानी कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा लोन। मैंने बहुत अप्लाई किया इस लोन के लिए, मेरे को मिला ही नहीं भाई, क्या बताएं। इसलिए तो हमें अभी अपनी जिस क्षेत्र में कोचिंग थी उसको छोड़कर अभी दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। क्या बताएं यार, बैंक से अपन सोचते हैं कि मदद मिले, बैंक से मदद नहीं मिलती है। हम भी तो नॉन फार्म सेक्टर के थे, हमने भी अप्लाई किया, नहीं मिली। एक बार तो लोन के लिए अप्लाई किया, एक ने बोला हाँ लोन मिलेगा, लोन मिलेगा बट 10% आपको देना पड़ेगा कमीशन हम लोन करवा के देंगे। अरे भाई, बैंक उल्टा कितने परसेंट पे मिल रहा था, 22% पे लोन मिल रहा था, फिर भी मैं रेडी हो गया, तो मैंने दे दे भाई। बट फिर जैसे ही उसने बोला कि 10% उसको कमीशन चाहिए, मैंने कहा लो, फिर मेरे पास आएगा ही क्या। तो ये चीज है, बहुत दिक्कत है भाई, कहने वाली बातें हैं ये, इन प्रैक्टिस दिक्कतें हो जाती है। पढ़ तो हम रहे हैं चीजों को, थ्योरी में चीजें लिखी हुई हैं, आप ये सब चीजें पढ़ तो रहे हो, बट प्रैक्टिकलिटी में जब उतरते हो ना तब समझ में आता है कि क्या होता है। इवन जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे, ऑफिस में जब एंटर करोगे, तब आपको रियलिटी एक्चुअल पता लगेगी कि भाई कि क्या है ये बोलते हैं ना फाइलें पास कराने के लिए पैसा देना पड़ता है, तब पता लगेगा। 14.4% पर दिया है मेरे को, 22% पे लोन मिल रहा था। इसमें लिखा हुआ है कोलेटरल फ्री माइक्रो क्रेडिट 10 लाख रुपए तक दिया जाएगा नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। फीचर्स के बारे में बात करें तो लोन जितने भी हैं ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के थ्रू ये प्रोवाइड किए जाएंगे। एमएलआई माइक्रो सॉरी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बैंक के थ्रू ये लोन मिलेगा। 3 कैटेगरी ध्यान में रखा है, रिपीट करो मेरे साथ, 3 कैटेगरी में लोन मिलेगा। शिशु मतलब छोटा लोन 50,000 रुपए तक का, किशोर मतलब 50,000 से 5 लाख रुपए तक का, तरुण मतलब 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन। ये चीज पूछी जाएगी प्रीलिम्स में, याद रखना ये 3 चीजें, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, क्या होगा, वो कौन डिसाइड करेगी, आरबीआई की टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ये चीज डिसाइड किया जाएगा। इसमें सरकार जो है वो
अगर एक व्यक्ति 12 महीने के अंदर अंदर अपना लोन जो है वो भर देगा तो उसको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिलेगी। फिर क्रेडिट गारंटी फंड भी है एक माइक्रो यूनिट्स के लिए, सेटअप किया गया था 2016 में, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के थ्रू, जो होली ओन्ड कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये गारंटी प्रोवाइड कराती है कि जो भी लोन जो है वो, जो भी लोग एलिजिबल हैं 10 लाख रुपए तक के लोन लेने के लिए, तो उनको जो है गारंटी क्रेडिट प्रोवाइड कराती है। अब देखो इस स्कीम के 3 पिलर्स हैं जो ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में भी उपयोग करना। बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, फंडिंग द अनफंडेड। इस स्कीम का महत्व जो है वो क्या है? इजी और हसल फ्री एक्सेस, मतलब इजीली आपको लोन मिल जाएगा, राइट। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। क्यों, कैसे जनरेट होगी भाई? अगर आपके पास लोन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास लोन आएगा तो मैं क्या करूंगा? उस पैसे का इस्तेमाल करूंगा, कंपनी ओपन करूंगा, राइट, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, राइट। तो ये सब चीजें, फिर मेक इन इंडिया प्रोग्राम को ये बूस्ट करेगा। तो ये चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। अब ये सब आंकड़े वगैरह आप लोग को जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है कि 24 मार्च 2023 तक जो है वो क्या अचीवमेंट इसने हासिल किया, कितने लोन सैंक्शन हुए, कितने रुपए के सैंक्शन हुए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अब देखो इस स्कीम में चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंज ये कि कई बार लोग जो है वो लोन लेकर वापस नहीं देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम लोग को देखने को मिलता है। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी आज भी लोगों को कमी है, लोगों को पता नहीं होता कि कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है। फ्रॉड्स वगैरह ज्यादा होते हैं, फोन आता है ना, अरे आपका लोन तो अभी हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर देंगे आपको लोन। जब बात करो तो बोलते हैं बिल्कुल सब कुछ हो गया, 2400 रुपए आपको बस भेजने प्रोसेसिंग फीस के तौर पर। हेलो, 24 हमने भेजे, फिर आता है फोन, ओहो आपको एक डॉक्यूमेंट मिसिंग है, उसके लिए 5,000 रुपए की फीस लगेगी, स्टैंप ड्यूटी की फीस है 5,000, ये जैसे ही दोगे आपको लोन तुरंत मिलेगा। अरे भाई अभी तो 2400 रुपए दिए, ले 5,000 भी। फिर 5,000 लेने के बाद ओहो अभी भी दिक्कत है, अभी आपके 1,300 रुपए लगेंगे। फंस चुके हैं ऐसे बहुत सारे लोग, पगला चुके हैं ऐसे बहुत सारे लोग। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, फोन लगा के आपको कोई पैसा मांगे तो बिल्कुल मत देना भाई। पता नहीं लोग फिर भी ट्रैप में फंस जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। मतलब आज की रेट में इतना सब कुछ देख रहे हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लोगों को अवेयर कर रहा है, बट देन टू लोग फंस जाते हैं। हालांकि ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं, लोग लालच के कारण फंसते हैं। जैसे कि मैं भी एक बार पापा को मैंने हालत खराब कर दी, जब मैं छोटा था, मैं शायद आई थिंक 11th या 12th में था। अब ठीक है इतना छोटा भी नहीं था, बट हाँ, लालच तो लालच होती है ना। तो उस समय मेरे पास एक फोन आया, किसी फॉरेन की आवाज में बात कर रहे थे, इंडियन ही, हाय हेलो हाउ आर यू, या यू गॉट लॉटरी ऑफ पता नहीं कितने करोड़ रुपए या लाखों की लॉटरी उसने बोली थी उस समय। और बताया, oh, I am in India right now, but the custom people basically not allowing your money. I want to convert this particular dollars into Indian currency, so there is a kind of a conversion charge which you need to give. तो मैंने कहा हाउ मच चार्ज, हाउ मच, मुझे 25,000 कुछ बोला था। मैंने पापा की हालत खराब कर दी थी, खाना वाना छोड़ा था मैंने 25,000 चाहिए, मैं लाख रुपए जीत गया हूँ, आप चाहते नहीं कि मेरा पैसा आए। बैंड ही बच गई थी यार, क्या ही बताएं। ठीक है, तो एनीवेज, तो ये सब चीजें तो होती रहती हैं। तो चैलेंजेस यही है कि फ्रॉड्स, और जो रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन तक रीच जो है वो पहुंच नहीं पाती, राइट। तो ये चीज, और बोला ये भी गया कि 10 लाख रुपए तक का लोन पर्याप्त नहीं है। भैया पर्याप्त है, शुरू तो करो, इतने पैसे में तो काम हो जाता है। बट हाँ यार, कई बार दिक्कतें भी होती है, क्योंकि मैंने खुद अभी कोचिंग में करीब 12 सवा 12 लाख रुपए कुछ लगाया है, बट फिर उसके बाद उसको चलाने में और पैसा चाहिए था, जो अपन जुटा नहीं पाए। क्या बोले हैं, तो नुकसान। एनीवेज, तो ये चीजें हैं जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। एंड बाय द वे, अभी यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आज पॉज करना पड़ेगा। हम कल से क्लास जो है वो एक टाइम पर सुबह 11 बजे रखते हैं क्लास, या सुबह 6 बजे रखनी है, आप जैसा बोले। मैं कल कल आपको कंफर्म करके बताता हूँ, एक टाइम अलॉट करेंगे और उस टाइम पर चलेंगे। अभी वो सीसीटीवी वाले आ गए हैं, तो उनको अभी थोड़ा चेक करना है, तो नेट बंद होगा और सीसीटीवी वो कनेक्ट करेंगे, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा मन था 10 बजे तक खींचने का, बट अनफॉर्चुनेटली आज पॉज करना पड़ रहा है। करते, मैं एक बार डिस्कशन कर लेता हूँ अपने आप से अपने मन की बात से कि 6 बजे कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं। तो फिर मैं आपको 2 टाइम दूंगा, उस 2 टाइम पर पोल कर लेंगे अपन। प्रनीशा आ रहे हैं, प्रनीशा जी क्या हाल चाल? प्रनीशा जी हमारी ऑफलाइन बैच की स्टूडेंट है। प्रनीशा जी, आपको जो है अब दूसरी जगह आना पड़ेगा, बंसल के अपोजिट, वहां पर क्लासेस जो है वो शुरू होंगी नेक्स्ट वीक से। आप यूपीएससी एग्जाम दें, उसके बाद आए। सर बजे में रनिंग करना चाहता हूँ। सर बजे में कितने बजे भी तो बता दो अमित। अरे वाह क्या बात है।
हमारे आप लोग के मैसेजेस में हमारे जो अभी जो नायब तहसीलदार जो बने हैं, अक्षय पांडे जी, अरे बढ़िया स्वागत हो रहा है यार अक्षय पांडे का। मैं देख रहा हूँ आजकल स्टोरी डाल रहा है अक्षय। अरे मजा आ जाएगा, नायब तहसीलदार बना, ये लड़का आईएएस भी बनेगा, कंफर्म है। इतना स्वागत हो रहा है इसका हर जगह, क्या बताएं, हर एक इंसान हार माला फूल डाल रहा है, जल्दी सिलेक्शन पाओ, स्वागत ही स्वागत होगा आपका। चलो करते हैं कुछ, अभी के लिए साइन ऑफ करता हूँ, बस 2 मिनट में आए। ठीक है, चलो जय हिंद।